हेलो दोस्तों, हम लोगों ने इकोनॉमी के 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डेवलप्ड नेशन, अनडेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के क्या क्राइटेरिया होते हैं, किन किन बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है, इसके क्या क्राइटेरिया हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बर्थ रेट कितना ज़्यादा होता है, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीज़ों के ऊपर क्राइटेरिया है जिन पर हम डिवाइड करते हैं डेवलप्ड, अनडेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन को। उसके बाद हम लोग पॉवर्टी की बात करेंगे। पॉवर्टी में कितनी कमेटियाँ बनी हैं, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ का लक्ष्य किस 5 ईयर प्लान में प्रस्तावित था, इसको भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की परिभाषा दी थी, वो कब दी थी, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और विभिन्न समितियाँ जैसे कि तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, अलग समिति, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, इनको किन किन आधार पे इन्होंने पॉवर्टी को परिभाषित किया था, ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पहले हम इकोनॉमी की बहुत बेसिक चीज़ों को हम समझ चुके हैं। जीडीपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जिसको कि हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, और बाकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर हम डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशन को परिभाषित करते हैं। उन सभी को हम देख लेते हैं। इनमें 2 मुख्य कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो क्राइटेरिया हैं, इन विकसित, विकासशील और अविकसित देशों को जिन जिन क्राइटेरिया पे डिवाइड किया जाता है, उनको हम 2 क्राइटेरिया में, 2 फैक्टर में, हमारे 2 पिलर हैं, उन पर हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक फैक्टर, पहला होता है इकोनॉमिक फैक्टर, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है, जीडीपी, नेशनल इनकम, यानी कि 3 तरह की कंट्री होती है। डेवलप्ड यानी कि विकसित, दूसरी होती है अनडेवलप्ड, जिसे अविकसित देश कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है डेवलपिंग नेशन की, यानी कि विकासशील। 3 तरह की कंट्रियाँ होती हैं, या तो वो डेवलप्ड होती हैं जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब डेवलप्ड नेशन है, और कुछ होती हैं अनडेवलप्ड और विकसित देश, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में या ईस्ट एशिया में हम बात करें तो बांग्लादेश और अनडेवलप्ड नेशन है और विकसित देश है। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कुछ कंट्री हैं वो अविकसित हैं, और डेवलपिंग नेशन में आप हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना, ये सब डेवलपिंग नेशन में आते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है इनको परिभाषित करने के लिए, उसके लिए 2 पिलर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर और एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में जीडीपी आता है। जीडीपी डेवलप्ड नेशन की बहुत ज़्यादा होगी। अगर डेवलप्ड नेशन की बात करें तो जीडीपी बहुत ज़्यादा होती है, अनडेवलप्ड की बहुत कम जीडीपी होती है, और डेवलपिंग नेशन की इन दोनों के बीच में होती है। बात करें वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी डेवलप्ड नेशन का बहुत ज़्यादा होता है, अनडेवलप्ड का बहुत ज़्यादा होता है। हमारे देश की जीडीपी 3.202 ट्रिलियन इकोनॉमी है की जीडीपी है, जो कि पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अर्थव्यवस्था के कौन से नंबर पे आती है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था है हमारी भारत की। नॉमिनल जीडीपी यानी कि करंट प्राइस पे जीडीपी हमारे देश की 3.202 ट्रिलियन की है, जिसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। नेशनल इनकम, डेवलप्ड नेशन, विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा किस देश की है, कतर की है। उसके बाद लग्जमबर्ग का नाम आता है। तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से, अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम आती है। तो यही कहा जाता है कि अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो नेशनल इनकम होगी वो बहुत कम होगी। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है जो डेवलपिंग नेशन है और अविकसित देश है। और ये अक्सर देखा जाता है कि जितने भी देश अविकसित हैं या विकासशील है, वहाँ की पॉपुलेशन बिना किसी गतिरोध के
बढ़ती जाती है, इसीलिए पॉपुलेशन पॉलिसी लाई जाती है और लोगों को अवेयर किया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कानून नहीं बनाया जाता है जिसकी वजह से कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि चाइना ने किया है। 1 चाइल्ड पॉलिसी है वहाँ की, अब कुछ सालों से वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई है। तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं होता है। तो नेशनल इनकम होता है जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़ें होती हैं। लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तीसरा होता है, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण, जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर उद्योगों का बहुत पहले से विकास हो चुका होता है और निरंतर विकास होता चला आता है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो हमने पढ़ा है कि ब्रिटेन में हुआ था, फिर अमेरिका में, जर्मनी में, इटली, फ्रांस वगैरह में फैला ये, और चाइना में उसको बहुत तेज़ी से फैलाया गया। हमारे देश में अभी उतना उस स्तर पर नहीं है, औद्योगिक क्रांति अभी उतनी नहीं हुई है। तो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विकसित देशों में बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद विकासशील देशों में ज़्यादा होता है, और अविकसित देशों में बहुत ही निम्न स्तर का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो जीडीपी, नेशनल इनकम, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मुख्य इकोनॉमिक फैक्टर हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चौथा आता है, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक जारी किया जाता है, वो बहुत ही उच्च होगा वैसे देशों का, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी होती है। वहीं उसके उल्टा अविकसित देशों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही पुअर होती है, इवन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान तक नहीं मिल पाता है। पुअर लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले में। डेवलपिंग नेशन में बीच में होता है, यानी कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। अविकसित देशों में 90% पॉपुलेशन बहुत ही पुअर रहती है, पुअर्टी का लेवल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर पुअर्टी होती है वहाँ भी, लेकिन वहाँ का स्तर पुअर्टी का अविकसित देशों के मुकाबले में बहुत ही उच्च होता है। मतलब यहाँ पर लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी जो बेसिक कम्युनिटी है वो सब इनको मिलेगी, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो होता है वो विकासशील देशों में जो बहुत ही रिच होते हैं उनसे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अविकसित देशों में तो हेल्थ, रोटी, कपड़ा और मकान, इवन नॉर्मल खाना तक नहीं मिल पाता है अविकसित देशों में। तो दोनों के पॉवर्टी में डिफरेंस होता है। तो ये कुछ फैक्टर है, इसमें जीएनपी भी आ सकता है, बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं, जीडीपी, लेकिन मुख्यतः यही है, जीडीपी, नेशनल इनकम, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। उसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा हमारा हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन आएगा। उसके बाद अगर आप बात करें बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं। HDI, इन सभी चीज़ों को अगर एक कर दिया जाए तो HDI हमारा जारी होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जारी किया जाता है जिसमें ये सभी फैक्टर को इंक्लूड कर लिया जाता है, इवन इकोनॉमिक फैक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, तब जाके हमारा HDI जारी करता है। और देखा जाए तो HDI ही लोगों की डेवलपमेंट को दर्शाता है कायदे से, क्योंकि वो हर चीज़ को इंक्लूड कर लेता है। तो अब अगर बात करें, हेल्थ फैसिलिटी डेवलप्ड नेशन में बहुत अच्छी होगी, अनडेवलप्ड में बिल्कुल ही ख़राब होगी। लोगों को बेसिक बीमारियां अगर होती हैं तो भी वो नहीं ज़िंदा बच पाते हैं, हॉस्पिटल की सुविधा ही वहाँ पर नहीं होती है। डेवलपिंग नेशन में बीच की होती है, यानी कि बहुत गरीब को सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है, जो जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अच्छे से इलाज करा पाते हैं। लेकिन डेवलपिंग नेशन में भी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अभी तक नहीं मिल पाती, क्योंकि जीडीपी का जो हमारी जीडीपी होती है डेवलपिंग नेशन में, क्या होता है कि जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया जाता है। इस वजह से यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी अभी उतनी अच्छी नहीं होती है। अविकसित देशों में बिल्कुल ही नहीं होती है, बिल्कुल ही ख़राब होती है। एजुकेशन की बात की जाए तो डेवलप्ड नेशन 100% लिटरेट होते हैं,
डेवलपिंग नेशन में 70% के ऊपर लिटरेसी रेट होती है। अविकसित देशों के अंदर तो 50% तक ही लिटरेसी रेट होती है। बर्थ रेट की बात की है तो बर्थ रेट डेवलप्ड नेशन में बर्थ रेट कम होता है, याद रखेंगे बर्थ रेट कम होता है यहाँ पर। अगर हम डेवलप्ड नेशन की बात करें तो बर्थ रेट बहुत कम होता है यहाँ का। अनडेवलप्ड नेशन में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है। डेवलपिंग नेशन में बर्थ रेट बीच में होता है इन दोनों का। डेथ रेट की बात करें भी कम होता है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर बहुत ही विकसित होता है, तो इसलिए वहाँ पर डेथ रेट बहुत ही कम होता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ही कम होता है। पॉपुलेशन कंट्रोल वहाँ पर रहता है। अविकसित देशों की अगर बात करें, यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। वहीं डेवलपिंग नेशन में बर्थ रेट तो ज़्यादा होता है लेकिन डेथ रेट कम होता है। अगर डेवलपिंग नेशन की बात करें तो बर्थ रेट तो ज़्यादा होगा लेकिन डेथ रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि विकसित देशों में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से डेथ बीमारियों की वजह से कम होती है। वहीं अविकसित देशों में डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा होता है और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये कंट्रियाँ डेवलप नहीं कर पाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो उसको अपने बर्थ रेट को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा, तभी कोई भी कंट्री डेवलप हो सकती है। उसके बाद कई सारे फैक्टर आते हैं। तो ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कुछ फैक्टर हैं। उसमें भारत को मैंने बताया कि 3.202 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो कि पूरे विश्व की 5वें नंबर की इकोनॉमी है। तो ये कुछ थे। पर कैपिटा इनकम सबसे पहले किसने निकाला था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम सबसे पहले भारत के लिए किसने निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। पर कैपिटा इनकम की बात करें, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निकाला था ये भारत के लिए। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। इन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम 20 रुपये प्रति ईयर निकाली थी। 20 रुपये प्रति ईयर निकाली थी दादा भाई नौरोजी ने। और पर कैपिटा इनकम निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये निकालता है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये डेवलपिंग नेशन और अनडेवलप्ड नेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अविकसित देशों की, तो बांग्लादेश एक अविकसित देश है, जिसका लक्ष्य है 2024 तक उसको डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में लाना। ये लक्ष्य है बांग्लादेश का। तो ये इतना काफ़ी है जानने के लिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा पॉवर्टी की। पॉवर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉवर्टी से संबंधित कुछ समितियाँ बनाई गई थी, उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप उसको बहुत ध्यान से, ये देख लेंगे। पॉवर्टी की बात करते हैं अब हम। गरीबी के आंकड़े जारी करता है। पहले प्लानिंग कमीशन करता था, अब नीति आयोग करता है। अब नीति आयोग करता है पॉवर्टी के आंकड़े, नीति आयोग जारी करता है। तो अब हमको पढ़ना है पॉवर्टी। पॉवर्टी से संबंधित और भी आपको जानना है। गरीबी हटाओ एक नारा लगाया गया था। कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। दूसरा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यूनाइटेड नेशन ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी
की परिभाषा कब दी थी? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट पुअर्टी की परिभाषा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कब दी थी? तो ये 1995 में दी थी। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसने एब्सोल्यूट पुअर्टी की परिभाषा दी थी 1995 में। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। 1995 में एब्सोल्यूट पुअर्टी की परिभाषा दी थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पुअर्टी क्या होती है? पुअर्टी का मतलब बेसिक अमेनिटीज, बेसिक नीड जो होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी इन लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हेल्थ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोटी मिल जाती है, खाने को मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, रहने को कोई झोपड़ी मिल जाती है, लेकिन उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती है, साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल पाता है, आने जाने की सुविधा नहीं मिल पाती है, अच्छा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट रहने को नहीं मिलता है, तो क्या वो गरीब नहीं होगा? तो अब गरीबी की परिभाषा बहुत ही विस्तारित हो चुकी है, जो कि पहले प्रति व्यक्ति आय के ऊपर गरीबी का आंकड़े जारी किए जाते थे कि एक व्यक्ति की प्रति एक दिन की आय कितनी होनी चाहिए, या अलग समिति जो बनी थी, अभी हम सभी कमेटियों की बात करेंगे। तो अलग समिति ने क्या कहा था कि 2400 कैलोरी या 2100 कैलोरी इतना इंटेक है तो वो पुअर नहीं है, अगर इतना नहीं ले पाता है तो वो पुअर है। लेकिन इसके अलावा कई सारी कमेटियाँ बनी, फिर उन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी बतानी शुरू कर दी कि इतनी आय होगी तो होगी। लेकिन अब उसके बाद से बहुत ही विस्तृत एक आंकड़ा जारी किया जाता है कि साफ़ पीने का पानी, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक ठाक होना चाहिए। रहने के लिए अब जैसे भारत सरकार की तरफ से एक पक्का मकान, घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, एक पक्का मकान होना चाहिए। पानी की सुविधा दी जाती है, लकड़ी पर खाना ना बनाए तो उसके लिए गैस सिलेंडर दिया जाता है। तो इस तमाम तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि हमारे भारत में जो गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ पाए। देखिए, पुअर्टी, गरीबी, डेवलप्ड नेशन और अनडेवलप्ड नेशन दोनों जगह पुअर होते हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी वजह से हमारे भारत देश में भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गरीबों का बढ़ पाए। तो हम कुछ कमेटियों की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी कमेटियाँ हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कमेटियाँ। अक्सर एग्ज़ाम में अच्छे एग्ज़ाम हुआ, जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, लोअर पीसीएस का, यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, स्टेट पीसीएस किसी भी का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, तो इनमें इनसे से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, समितियाँ, कमेटीज़। नीति आयोग गरीबी के आंकड़े जारी करता है, बहुत बार एग्जाम्पल में पूछा जा चुका है। ऐसा माना जाता है कि अब एक पुअर्टी होती है, फिर उसके बाद आती है बिलो पुअर्टी लाइन। बिलो पुअर्टी लाइन के पास क्या होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान तक भी नहीं होता है उनके पास, खाने को भी पूरा नहीं मिल पाता है, रहने के लिए घर नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं साफ़ सुथरे, तो वो बिलो पुअर्टी लाइन में आते हैं। पुअर वो होता है जिसके पास खाने पीने को तो नहीं है, लेकिन उसके पास हेल्थ, एजुकेशन और तमाम तरह के फैक्टर है, वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन बिलो पुअर्टी लाइन को तो कुछ भी, बिल्कुल जो एसेंशियल आइटम है वो तक नहीं मिल पाता है, तो उनको बीपीएल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है हमारे भारत देश में जैसे 25% तक लोग गाँव में बिलो पुअर्टी लाइन है और अर्बन में 13.7%। ऐसा आंकड़ा जारी किया गया है कि 25.7%, एग्जैक्ट अगर बात करें 25.7% लोग रूरल में, गाँवों में, और 13.7% अर्बन बिलो पुअर्टी लाइन में रहते हैं। ये बीपीएल बिलो पुअर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। कौन ये आंकड़े जारी करता है? नीति आयोग। ये हम पहली बात कर चुके हैं, नीति आयोग ये आंकड़े जारी करता है। लेकिन नीति आयोग ये सर्वे नहीं करता है, ये सर्वे करता है एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे और सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सैंपल जारी करता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। MOPSI शॉर्ट फॉर्म है। एनएसएसओ सैंपल जारी करता है और उस सैंपल से नीति आयोग पुअर्टी के आंकड़े जारी करता है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये आता है
MOPSI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री है, ये इसके अंडर में आता है NSSO, और इन सब के आंकड़ों को नीति आयोग जारी करता है और इसको ऊपर पुअर्टी की परिभाषा को जारी किया जाता है। पुअर्टी का जैसे मैंने बता दिया कि हेल्थ, फूड, रोटी कपड़ा और मकान, हेल्थ, एजुकेशन, रहने के लिए घर, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक लिखी थी, उसमें पुअर्टी को परिभाषित किया था कि पुअर कौन होता है। ठीक है, उन्होंने एक रेंज दी थी कि 16 रुपये से 35 रुपये अगर एक साल के अंदर कोई व्यक्ति कमा रहा है, 16 रुपये से 35 रुपये पर ईयर, याद रखेंगे पर ईयर है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि 16 रुपये से 35 रुपये पर ईयर कमा रहा है तो वो गरीब, इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब की श्रेणी में है। पर ईयर का है ये। फिर प्लानिंग कमीशन ने अपने कुछ आंकड़े जारी किए थे 1962 में, लेकिन सबसे पहली जो कमेटी बनी थी, अलग कमेटी, सबसे पहली कमेटी बनी थी अलग। अलग कमेटी 1979 में बनी थी। अलग कमेटी 1979 में बनी थी और इन्होंने क्या किया था, कैलोरी मेथड। प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी, अलग कमेटी 1979 में, और इन्होंने कैलोरी मेथड को अपना आधार बनाया था गरीबी बताने के लिए। और उसमें क्या था, 2400 कैलोरी, जैसा कि आप बहुत बार पढ़ते होंगे, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। ये अर्बन, ये रूरल की है, यानी कि गांव का आदमी अगर 2400 कैलोरी खाने के थ्रू उसको अगर मिल जाता है तो वो गरीब नहीं है, उससे कम मिलता है तो गरीबी की श्रेणी में आता है। 2100 कैलोरी अगर अर्बन इलाके का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर 2100 कैलोरी से कम लेता है तो वो पुअर कहलाएगा, अगर उतनी उसको मिल जाती है तो वो पुअर नहीं कहलाएगा। ये आंकड़ों ने कई सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया था, यानी कि क्या वो रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहा है, क्या हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर वाटर, रहने के लिए घर, ये सब चीज़ें उसको मिल रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को उसने छोड़ दिया था, तो इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है। फिर इसके बाद समय समय पर कई सारी कमेटियाँ बनी। दूसरी कमेटी का नाम अगर हम बात करें, दूसरी कमेटी कौन सी थी, तो ये लकड़ावाला कमेटी थी। लकड़ावाला कमेटी को बनाया गया था 1993 में। लकड़ावाला कमेटी को 1993 में बनाया था, और इनका ये मानना था कि अगर 57 रुपये पर मंथ, 57 रुपये पर मंथ और 49 रुपीज़ पर मंथ, ये अर्बन है और ये रूरल है। रूरल इलाके का व्यक्ति अगर 49 रुपये पर मंथ अगर कमाता है तो वो पुअर नहीं है, वो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। वहीं अर्बन की बात की जाए तो 57 रुपये अगर वो एक महीने में कमा ले रहा है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं है, अगर इससे कम कमाता है तो वो गरीब की श्रेणी में आता है। ये लकड़ा वाली कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ये मानना था इनका, इन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद आई थी तेंदुलकर कमेटी। एग्ज़ाम में तो इतना नहीं पूछा जाता है, एग्ज़ाम में तो सीधे पूछ लिया जाता है कि तेंदुलकर कमेटी किससे संबंधित है, अलग कमेटी ने किस बेसिस पे पुअर्टी को निर्धारित किया था, यही सब पूछा जाता है ज़्यादातर। तेंदुलकर कमेटी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किससे संबंधित है तेंदुलकर, और कब बनी थी ये। तेंदुलकर कमेटी की बात करें, ये बनी थी 2003 में। तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनी थी। तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनी थी। तेंदुलकर कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका ये मानना था कि 27 रुपीज़ पर डे 2009 में बनी थी।
27 रुपीज़ पर डे और 33 रुपीज़ पर डे। ये रूरल की थी, ये अर्बन की थी। तेंदुलकर कमेटी का ये मानना था कि अगर कोई व्यक्ति, गांव का आदमी 27 रुपये अगर एक दिन में कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। 27 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है। 33 रुपये पर डे अर्बन इलाके का अगर व्यक्ति कोई 33 रुपये एक दिन में कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। तो ये सब है, लेकिन आप समझिए कि इन सब आंकड़ों में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं। जैसे 33 रुपये अगर वो कमाता है तो आखिर वो कितना खाने पे खर्च करता है, एजुकेशन, हेल्थ, इन पर वो कितना खर्च कर पाएगा, इन सब के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया था। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें फैक्टर को अगर हम इंक्लूड कर लें तो गरीबों के जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर सरकार को उनके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर सरकार के पास उतने रिसोर्स नहीं होते हैं कि वो जो पब्लिक पीडीएस सिस्टम के थ्रू या जन कल्याण के थ्रू, वेलफेयर सिस्टम के थ्रू इतना सारा पैसा गरीबों में दे दे, फिर उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई कुछ बचेगा भी नहीं। इसी वजह से इस तरह के आंकड़ों जारी किए जाते हैं ताकि कम से कम क्राइटेरिया रखा जाता है ताकि बहुत कम लोग पॉवर्टी के रेंज में आएँ। तेंदुलकर कमेटी के बारे में हमें जानना है बस कि ये पॉवर्टी से संबंधित है। 27 और 33 रुपये पर डे इनका मानना था कि ये रिकमेंड किया था इन्होंने। उसके बाद और आया था रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी आई थी। रंगराजन कमेटी का क्या मानना था? और पहली बात, रंगराजन कमेटी बनी कब थी? ये 2012 में बनी थी। रंगराजन कमेटी 2012 में बनी थी। रंगराजन कमेटी का मानना ये था, इन्होंने मंथली इनकम, यानी अगर मान लीजिए हम 27 रुपीज़ और 33 रुपीज़ पर डे कहते हैं, अगर एग्जाम में मंथली पूछ लिया जाएगा तो 30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। रंगराजन कमेटी का क्या मानना था? इन्होंने कहा था 32 रुपये और 47 रुपये, इनके लिए याद रखेंगे आप, पर डे। ये 32 रुपये रूरल के लिए और ये अर्बन के लिए। रंगराजन कमेटी का ये मानना था, जो कि 2012 में बनी थी। देखिए एग्ज़ाम में हमेशा सीरीज भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी किस ईयर में आई थी। तो इस तरह के अगर 4 ऑप्शन दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि कौन सी कब आई थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। सीरीज़ बहुत ज़्यादा पीएचडी इस पर नहीं करनी है, बस सन याद कर लेना है आपको। रंगराजन कमेटी 2012 में आई थी। इन्होंने कहा था 32 रुपये रूरल इलाके का व्यक्ति अगर एक दिन में कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है, और 47 रुपये अर्बन इलाके का। ये कुछ ठीक था, पहले से ज़्यादा था। और रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद गरीबों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। तो ये रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन थी। आपको ये बस अलग कमेटी, इसको ऐसे याद कर लेंगे पहले कि सीरीज आपको याद होनी चाहिए, कौन आंकड़े जारी करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अलग कमेटी आई थी, फिर लकड़ावाला कमेटी आई थी, फिर तेंदुलकर कमेटी आई थी, और उसके बाद रंगराजन कमेटी आई थी, ALTR। कैसे याद कर सकते हैं? आपने एक बटन सुना होगा, एल्ट। लैपटॉप में आके, कंप्यूटर में आपके एक एल्ट बटन होता है, इससे आप एल्ट याद रखेंगे, आर अपने आप याद हो जाएगा। ए से अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर, रंगराजन कमेटी। अलग कमेटी कब बनी थी? 1979 में। फिर लकड़ावाला कमेटी 2009 में, लकड़ावाला कमेटी 1993 में बनी थी। तेंदुलकर कमेटी 2009 में, फिर 2012 में बनी थी रंगराजन कमेटी। ये इस तरह से आप याद करेंगे, ALTR। कॉज क्या हो सकते हैं? किसी भी देश की पॉवर्टी के, लोगों के पॉवर्टी होने के बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पॉपुलेशन ग्रोथ को ही एक कारण बना सकते हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनका भी लैप्स होता है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है और गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है तो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे मैं पहला कारण एक बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा कारण है ये, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है गरीबी का। ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से आपके पास जॉब्स की सीमित, रिसोर्सेज सीमित रहते हैं, जॉब सीमित रहती हैं, फिर उस पर फाइट होती है और बहुत कम लोग ही वो पा पाते हैं। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन उससे अछूती रह जाती है, उन चीज़ों को जॉब नहीं मिल पाती है। रिसोर्सेज का एलोकेशन भी अनइक्वल होता है बहुत सारी कंट्री में। हमारे देश में तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ही रिसोर्स का। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा कारण होता है गरीबी का। दूसरा, स्किल्ड पीपल का ना होना। हमारे देश में जैसे मेक इन इंडिया चला था, लोगों को स्किल्ड करने का प्रोग्राम चलाया गया था कि स्किल किया जाए, ताकि बहुत सारी इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। हमारे यहाँ वो मिलता नहीं है। चाइना में इतना
बेरोज़गारी नहीं है वहाँ पर, हालांकि रोज़गार है और डेली लेबर बहुत कम होता है वहाँ पर, लेबर का जो वो मजदूरी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी लोगों को रोज़गार वहाँ मिल जाता है क्योंकि स्किल है वहाँ पर, लोगों को स्किल, हर किसी को कुछ कोई ना कुछ आता ही है वहाँ पर। हमारे देश में स्किल नहीं है, नॉन स्किल्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जिम्मेदार है बहुत बड़ी। तो नॉन स्किल्ड लोगों का पढ़ना बढ़ना बहुत बड़ा कारण होता है गरीबी का। ये कुछ कारण थे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ा कारण है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, इससे बहुत ज़्यादा लोग उसमें कार्यरत होते हैं। हमारे एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पिछड़ी हुई होती है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती, ताकि कम से कम लोग उसमें संलग्न हों और बाकी लोग इंडस्ट्री में जाएं, वर्क करें, स्किल अपना कोई ना कोई स्किल डेवलप करें और उसे स्किल के थ्रू कोई और काम करें। तो ऐसा नहीं होता है। एग्रीकल्चर क्वालिटी, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। ये कुछ कारण थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बस यही है कि कौन कौन सी कमेटियाँ बनी थी। ठीक मैंने क्या बताया कि गरीबी हटाओ का नारा फोर्थ 5 ईयर प्लान में इसको किया गया था। अब एक आपको बहुत हासिम कमेटी मिलेगी आपको, जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप एक और कमेटी का नाम सुनेंगे, हासिम कमेटी। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हासिम कमेटी, हासिम कमेटी आपको सुनने में आएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो हासिम कमेटी के बारे में भी पूछा जाता है। ये क्या होता है कि नगरीय क्षेत्रों में, अर्बन इलाकों के अंदर बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए हासिम कमेटी का गठन किया गया था। हासिम कमेटी का गठन नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने लोग रहते हैं उसकी पहचान करने के लिए हासिम कमेटी का गठन किया गया था, याद रखेंगे। ये हमारा बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा पॉवर्टी से संबंधित कोई भी प्रश्न। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की परिभाषा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 में की थी। तो ये सब इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें। तो हमने विकसित, विकासशील और इन सब देशों के बारे में बात की। उसके बाद हम लोगों ने बात की है पॉवर्टी के बारे में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। दादा भाई नौरोजी जी ने सबसे पहले पॉवर्टी के आंकड़े जारी किए थे। नीति आयोग जारी करता है सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आता है MOPSI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत आता है ये MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री के अंडर आता है NSSO, और फिर उसके आंकड़ों को नीति आयोग जारी करके पॉवर्टी वो करता है। तो आपको नेशनल इनकम CSO जारी करता है, गरीबी के आंकड़े नीति आयोग जारी करता है, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। थैंक्स फॉर